फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल क्विक केमिस्ट्री में। हमारा विलेन का चैप्टर खत्म हो चुका है, कक्षा 12 का। आज हम चालू करने वाले हैं रासायनिक बलगत क्योंकि मैंने एक टेक्स्ट पोल डाला था, उसमें मैंने पूछा था कि कौन सा चैप्टर पढ़ाया है, तो आप लोगों ने में से सबसे ज़्यादा संख्या में आप लोगों ने बताया कि रासायनिक बलगत चैप्टर पढ़ाया जाए, तो मैंने कहा कि रासायनिक बलगत पढ़ा दिया जाए। तो बात करते हैं रासायनिक बलगत चैप्टर की। तो नाम से ही पता चल रहा है रासायनिक बलगत, इसको अंग्रेजी में कहते हैं केमिकल काइनेटिक्स, मतलब रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत मान लीजिए कोई रिएक्शन हो रही है, उसके वेग की, उसकी क्रियाविधि की, इस सब के बारे में अध्ययन करते हैं। रासायनिक बलगत की कहलाती है। जैसे बात करें, अगर मान लीजिए कोई रिएक्शन है R से P, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट जा रही है, तो हमें इसका वेग क्या होगा, मतलब किस गति से यह अभिक्रिया संपन्न हो रही है। यह अभिक्रिया संपन्न हो रही है, यह क्या है, वेग है। तो इसके वेग की, क्रियाविधि की, क्रियाविधि का मतलब जैसे दिखने में तो ये एक स्टेप लग रही है, एक स्टेप रिएक्शन, लेकिन हो सकता है इसमें 2 से 3 स्टेप्स इन्वॉल्व हों। तो उन सब स्टेप्स के बारे में कैसे ये जानकारी देती है, ये हम रासायनिक बलगतिकी से जानते हैं। अब बात करते हैं, देखिए इस मेन चैप्टर का मुद्दा है रासायनिक बलगतिकी का दर, या फिर इसे ही कहते हैं वेग। हमें अल्टीमेटली केवल दर और वेग को पढ़ना है कि किस हिसाब से इसको हम निकालते हैं, क्या इसके अनुप्रयोग हैं, इस पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसी सब के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो बात करते हैं अब अपने दर की, कि वेग की, कि वेग क्या होता है। देखिए अब बात करते हैं वेग या दर की। तो वेग या दर क्या कहता है, मान लीजिए आपकी रिएक्शन हो रही है R से P, ठीक है। अब जैसे हो रही है तो इसमें जो रिएक्टेंट है R, इसकी कुछ सांद्रता होगी, P इसकी कुछ सांद्रता होगी। तो देखिए मान लीजिए R की सांद्रता है R, कैपिटल R और ब्रैकेट में P की सांद्रता है कैपिटल P, वो भी ब्रैकेट में। ये क्या ब्रैकेट क्या दर्शाता है कि ये सक्रिय द्रव्यमान है, किसका, R का। R का सक्रिय द्रव्यमान या मोलरता है, ये हमारा R ब्रैकेट में दर्शा रहा है। ऐसे ही ये P का सक्रिय द्रव्यमान है और या फिर मोलरता है, तो ये सांद्रता हो गई। अब देखिए वेग क्या है, मान लीजिए अगर बात करें वेग की कि ये अभिक्रिया किस गति से चल रही है, तो देखिए एक बात समझिए, जैसे R से P हम लोग जा रहे हैं, तो अगर हमको बताना है कि ये अभिक्रिया किस गति से हो रही है, तो हम क्या बताएंगे कि देखिए या तो जैसे P बन रहा है, R खत्म हो रहा है, तो या तो हम बता सकते हैं R के टर्म में कि R कितनी तेजी से खत्म हो रहा है, या फिर P के टर्म में बता सकते हैं कि P कितनी तेजी से बन रहा है। तो देखिए वेग की बात करें तो क्या कहेंगे हम कि R, या फिर अभिकारक, R क्या है, अभिकारक है, तो अभिकारक की सांद्रता में ह्रास या फिर कमी की दर, इसी को क्या कह सकते हैं कि मतलब उत्पाद की सांद्रता में बढ़ाव की दर या फिर इंक्रीज की दर की कितना बन रहा है, या फिर उत्पाद की सांद्रता बढ़ने की दर। अब जैसे नॉर्मली वेग की बात करते हैं, जैसे अगर हम अपने रियल लाइफ में वेग की बात करें तो वेग का फार्मूला क्या होता है कि दूरी अपान चाल। जैसे v की बात करें तो क्या होता है dx अपान dt, यहाँ पर dx क्या है, दूरी है। लेकिन अगर हम रासायनिक अभिक्रिया की बात करें तो वेग क्या होता है, वेग होता है r बराबर, ये हो जाएगा माइनस dr बाई dt, माइनस डी कैपिटल R बाई dt।
ये कैसे, जैसे डी, डी क्या हो गया, जैसे डी बाय डी क्या दर्शाता है, डी दर्शाता है अंतर, ठीक है। तो आर क्या हो गया, माइनस डी आर बाई डी टी। ये माइनस किस लिए है, क्योंकि क्या है हमारा अभिकारक क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है, बराबर क्या हो जाएगा प्लस डी पी बाई डी टी। ये P क्या है, हमारा प्रोडक्ट है, उत्पाद है, ये क्या है बन रहा है, तो बन रहा है इसका मतलब क्या है, इसकी सांद्रता लगातार क्या है समय के साथ बढ़ रही है, तो इसे हमने प्लस से दर्शा दिया। तो R बराबर माइनस डी आर बाई डी टी बराबर प्लस डी पी बाई डी टी। अब बात करें अगर माइनस डी आर बाई डी टी की, माइनस डी आर बाई डी टी ये क्या दर्शा रहा है, R के डिसअपियरेंस, या फिर अगर हिंदी में कहें तो गायब होने की दर, गायब होने की दर। बात करें अगर माइनस प्लस डीपी बाई डी टी की, तो ये क्या है पी के अपीयरेंस। जिसे डिसअपियरेंस का मतलब क्या है कि कितना हमारा आर खत्म हो रहा है, और पी क्या है, पी के अपीयरेंस, या फिर बनने की दर, कितना हमारा पी जो है बन रहा है। इसके बारे में डिटेल डिस्कशन अभी इसको मिटाने की बात करते हैं, तब तक आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए वो तो बात हो गई वेग की, अब बात करते हैं तात्क्षणिक वेग की। तो नाम से ही पता चला तात्क्षणिक मतलब किसी विशेष क्षण, किसी विशेष समय पर किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का वेग। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया का किसी विशेष समय पर वेग उसका तात्क्षणिक वेग कहलाता है। मान लीजिए कोई रिएक्शन चल रही है R टू P और किसी विशेष समय t पर हमको चाहिए वेग, तो उसको हम क्या कहते हैं तात्क्षणिक वेग। तो जब डेल्टा t टेंड टू 0 मतलब कि जब t1 से t2 के बीच में बहुत कम समय हो, मतलब जब बहुत कम अंतर हो t1 और t2 के बीच में। जैसे मान लीजिए t1 समय पर और t1 से t2 के बीच में जो हम अंतर निकाल रहे हैं वो डेल्टा t मान लीजिए 10 टू 0। 10 टू 0 का मतलब है कि मतलब बहुत ही कम अंतर उनके बीच में, तब जो वेग होगा r, इसे कहते हैं तात्क्षणिक वेग। r इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस डी आर अपॉन डी टी बराबर प्लस डी पी अपॉन डी टी। कैसे, क्योंकि जो हमारा अभिकारक है वो क्या है लगातार घट रहा है, तो माइनस, हमारा उत्पाद लगातार बढ़ रहा है तो प्लस। बात करते हैं औसत वेग की। तो मान लीजिए कोई रिएक्शन है R टू P ये चल रही है, अगर बात करें t बराबर 0 की, जब रिएक्शन चालू ही नहीं होगी तब क्या है R की कंसंट्रेशन मान लीजिए कैपिटल R है। अब R से P हो रही है रिएक्शन और t बराबर 0 रिएक्शन चालू नहीं हुई है, तो P हमारे पास क्या बनेगा 0, क्योंकि हमारे पास तो P कुछ होगा ही नहीं। अब बात करते हैं t बराबर t1 पर। मान लीजिए कोई समय t1 है उस पर कंसंट्रेशन, मान लीजिए उसके बाद ये R बन गई R1 और ये P हमारे पास बन गई P1, और अब की बात की हमने t बराबर t2 पर, तो मान लीजिए हमारे पास R बन गई R2 अब P बन गई P2। क्योंकि जैसे बात करें t बराबर t1 पर, तो मान लीजिए R घटकर R1 पर आ गया, P बढ़कर P1 पर आ गया। इसी प्रकार t बराबर t2 पर R1 से घटकर R2 पर आ गया, P1 से बढ़कर P2 पर आ गया। तब इसका औसत वेग निकालते हैं। जब मान लीजिए दो या दो से अधिक हमारे पास डाटा मिल जाए सांद्रता के और समय के, तो हम औसत वेग से काम चलाएंगे। औसत वेग का फार्मूला क्या होता है, औसत वेग का फार्मूला होता है सांद्रताओं में अंतर, अंतर अपान समय में अंतर। जैसे सेम वहां पर कोई भी था वेग, वो हम या तो अभिकारक के रूप में डिफाइन कर सकते हैं या फिर उत्पाद के रूप में। सेम यहाँ पर भी होगा। मान लीजिए हम अभिकारक के रूप में वो करते हैं, क्या कहते हैं उसे डिफाइन करते हैं, तो मान लीजिए औसत वेग R एवरेज क्या हो गया, ये हो जाएगा फार्मूला सांद्रताओं में अंतर। अब जैसे हम T1 से T2 की बात कर रहे हैं, तो T2 क्या है, जैसे T2 समय बड़ा है तो हम समय में अंतर कैसे करेंगे कि T2 से T1 को हमने घटा दिया, उसी प्रकार रिलेटिव कंसंट्रेशन को घटा देंगे R2 माइनस R1, R2 माइनस R1। तो ये हमारे पास क्या हो गया, औसत वेग का फार्मूला आ गया। बात करते हैं अगर प्रोडक्ट के टर्म में, उसमें भी बता सकते हैं कैसे। R एवरेज बराबर क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट P2 माइनस P1 अपन T2 माइनस T1। और यही तो था कि जो अंतर था इसको डेल्टा P अपन डेल्टा T कह देते थे, और जब ये वैल्यू बहुत छोटी हो तब इसे कह देते थे
इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब कि ताक्षणिक वेग। तो ये ओवरऑल यही हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाता है। इसको थोड़ा सा और अच्छे से आपको लिख के बता देते हैं कि कैसे क्या इसमें हम लोग डिफाइन करते हैं। जैसे अगर हमने उत्पाद के टर्म में डिफाइन किया औसत वेग आर एवरेज, तो क्या आ गया हमारे पास फार्मूला P2 माइनस P1 अपान T2 माइनस T1। अब ये क्या है, P की सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है तो क्या हो जाएगा डेल्टा P अपान डेल्टा T। और जब ये वैल्यू बहुत छोटी होती है तब इसे R इंस्टेंटेनियस या फिर ताक्षणिक वेग कह देते हैं, तो वो क्या हो जाता है dP अपान dt। क्योंकि d क्या दर्शाता है, d दर्शाता है अवकलन को, और अवकलन कब किया जाता है जब बहुत ही छोटी वैल्यू हो, छोटी वैल्यू। डेल्टा क्या दर्शाता है, डेल्टा दर्शाता है अंतर को, जब बड़ी वैल्यू हो। तो डेल्टा क्या हो गया जब हम औसत डिफाइन करेंगे, और आर इंस्टेंटेनियस dP क्या हो गया ये ताक्षणिक वेग, तो ये ताक्षणिक वेग का व्यंजक हो गया, और ये औसत वेग का व्यंजक हो गया, औसत वेग का व्यंजक हो गया। इस प्रकार हम आसानी से किसी भी अभिक्रिया का वेग वगैरह निकाल सकते हैं। अब अच्छा बात करते हैं कि मतलब हम कैसे अपने वेग नियम को परिभाषित करेंगे, या फिर वेग स्थिरांक वगैरह क्या है, इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो उसके बारे में लिख लेते हैं, अभी फिर आपको बताते हैं। देखिए मान लीजिए हमें किसी अभिक्रिया का वेग लिखना है। मान लीजिए अभिक्रिया हो रही है 2A प्लस 3B एरो 5C, और इस अभिक्रिया का आपको वेग लिखना है। तब कैसे लिखेंगे वेग, तो वेग लिखना हो तो आपको कोई भी एक अभिकारक या उत्पाद ले लेना है। जैसे A और B के हमारे पास अभिकारक हैं, C हमारे पास उत्पाद है। तो अगर हम A के रूप में डिफाइन करें तो कैसे लिखेंगे, देखिए सेम लिखेंगे, जैसे माइनस dA अपान dt होता था सेम लिख लेंगे। माइनस किस लिए लगा, क्योंकि ये क्या है एक अभिकारक है, इसलिए हमने माइनस dA अपान dt लिख दिया। अब बस करना क्या है, ये जो दो है, जो स्टैचियोमेट्रिक गुणांक है इसको नीचे ले आएंगे, जो इसके मोल हैं इसको नीचे ले आएंगे, ये हमारे पास आ जाएगा वेग का फार्मूला। सेम अगर बात करें तो यही वेग किसके बराबर होगा, माइनस dB अपान 3dt के, यही बराबर होगा किसके, प्लस dC अपान 5dt के। आपको करना क्या है, सिंपली माइनस या प्लस लगा देना है, अभिकारक हो जाए उत्पाद उस हिसाब से, और अपान उसका जो मोल है वो नीचे ले आएंगे, बस ये हमारे वेग का फार्मूला हो जाएगा। तो इस प्रकार वेग क्या आ गया हमारे पास इस अभिक्रिया का, माइनस dA अपान 2dt बराबर माइनस dB अपान 3dt बराबर प्लस dC अपान 5dt। ये सब क्या है, ये सब वेग के ही व्यंजक हैं। जिस प्रकार से हमारे पास दिया होगा वैल्यू उस हिसाब से हम निकाल लेंगे। जैसे बात करें, और देखिए यहाँ पर एक चीज मैंने बताई थी कि जैसे माइनस dA अपान dt है, तो ये किसको दर्शाती है कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। ये हमारे पास माइनस क्या दर्शा रहा है कि क्या है, डिसअपीयरेंस मतलब गायब होने की दर, ए के गायब होने की दर। तो ये भी आपसे पूछ सकता है परीक्षा में कि आपके पास वैल्यू दी हूं और आपसे पूछ रहे कि ए के गायब होने की दर बताइए। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, वो एग्जांपल क्या कहता है, एग्जांपल मान लीजिए अभिक्रिया सेम है 2A प्लस 3B एरो 5C, दे दिया इस अभिक्रिया का वेग कितना है, दिया है वेग है 2 × 10⁻⁵ मोलर सेकेंड इनवर्स, और आपसे पूछा है कि B के गायब होने की दर बताइए, B के गायब होने की दर बताइए। तो कैसे बताएंगे आप, सिंपल सा, पहले तो आप वेग का फार्मूला लिख लेंगे। क्या हो जाएगा वेग का फार्मूला, वेग बराबर माइनस dA अपान 2dt, क्योंकि मोल क्या है नीचे आ जाएंगे, बराबर माइनस dB अपान 3dt बराबर प्लस dC अपान 5dt। अब हमें अपने हिसाब से जो सुटेबल हो उस हिसाब से निकाल लेना है इसका व्यंजक। अब जैसे बात करें हमें क्या B का निकालना है, तो R बराबर क्या, हम B वाला निकाल देंगे अपना, माइनस dP अपान 3dt। अब यहाँ पर R क्या दिया हुआ है 2 × 10⁻⁵,
2 × 10⁻⁻5 बराबर -dB/3dt। अभी हमने बताया कि गायब होने की दर क्या हो जाएगा, -dA/dt। इसी प्रकार अगर b की बात करें तो -dB/dt। तो यहाँ से -dB/dt क्या आ जाएगा, 3 को गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 6 × 10⁻⁵ मोलर सेकेंड इनवर्स। तो ये क्या हो गया, ये हमारे पास आ गई b के गायब होने की दर। इस प्रकार आप आसानी से कोई भी न्यूमेरिकल लगा सकते हैं। बात करते हैं अपने दर नियम की। देखिए ये अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बात करते हैं दर नियम की। दर नियम, मान लीजिए कोई रिएक्शन हो रही है, A + B बन के C दे रहे हैं। अब इसके अगर वेग की बात करनी है, इसका वेग मान लीजिए हो गया इसके पास dx/dt, ठीक है, या फिर हमने मान लीजिए इसका वेग मान लिया r। तो अगर इसके वेग की बात करें तो नॉर्मली इसको कैसे लिख सकते हैं, -dA/dt बराबर +dB/dt। बट अगर इसकी सांद्रता के बारे में बात करें, बिल्कुल प्योर सांद्रता हमारे पास दी हो, जैसे A दिया हो, B दिया हो, तब आप इसका वेग कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए होता है दर नियम। दर नियम क्या कहता है, दर नियम कहता है वेग बराबर फार्मूला होता है k a⁻x या फिर a⁻m b⁻n। ये हमारे पास फार्मूला होता है। यहाँ ये m और n क्या है, m और n को अगर जोड़ दें तो इसे कहते हैं अभिक्रिया की कोटि। मतलब जो ये हमारे पास सांद्रता है उसके ऊपर अगर घात को जोड़ दिया जाए तो ये टोटल मिलकर बना देती है अभिक्रिया की कोटि। और देखिए जो ये m और n है ये हम रिएक्शन से नहीं बता सकते हैं, ये हम प्रयोग से लाते हैं। और जो कोटि होती है ये हम एक्सपेरिमेंटली पता करते हैं, मतलब प्रैक्टिकल करके पता करते हैं। आप ऐसे आंख से देख के नहीं बता सकते हैं कि इस अभिक्रिया का m और n क्या होगा। इस हिसाब से आप वेग बता सकते हैं। तो ओवरऑल अगर बात करें वेग का फार्मूला dx/dt है, तो ये हमारे पास क्या आ गया व्यंजक, a⁻m b⁻n। ये होता है दर नियम, इसे ही कहते हैं दर नियम या फिर रेट लॉ, ठीक है। अब जहां k क्या है, जहां k है अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। तो अब वेग स्थिरांक की बात आ गई तो वेग स्थिरांक को भी देख लेते हैं। अब यहां पर ये देख लीजिए आप, A और B क्या है, इसकी मोलर कंसंट्रेशन है, मतलब मोलर सांद्रता है या फिर मोलरता है A और B। बात करें अगर वेग स्थिरांक की, वेग स्थिरांक की, तो देखिए हमारे पास k है। मान लीजिए हमें k की परिभाषा लिखनी है, तो हम क्या करें, अगर a और b दोनों एक ले लें तो क्या हो जाएगा, यहां से dx/dt बराबर k × 1 तो k बराबर क्या हो जाएगा dx/dt, जो कि क्या है, दर है। तो अगर बात करें किसी अभिक्रिया की, अगर किसी अभिक्रिया में हम इकाई सांद्रता ले लें अभिकारकों की, तो उस अभिक्रिया का जो वेग होगा या फिर दर होगा वो उसके वेग स्थिरांक के बराबर होगा। तो परिभाषा लिखते हैं, यदि किसी अभिक्रिया में उसके अभिकारकों की सांद्रता इकाई मान ली जाए, मतलब एक मान ली जाए, तब उस अभिक्रिया का वेग
वेग स्थिरांक कहलाता है। क्योंकि तब क्या है, वेग और वेग स्थिरांक सेम ही हो गए, कहलाता है। जैसे मान लीजिए अभिक्रिया थी हमारे पास कोई a प्लस बी एरो सी, ये हो गया हमारे पास जैसे, उसका मान लीजिए हमने दरनियम लिख लिया, ऐसे लिख लिया, उसके बाद हमने a और b का 1 मान लिया, तो k क्या हो गया, k क्या हो गया, वेग के बराबर हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम किसी भी अभिक्रिया में अभिकारकों की सांद्रता इकाई मान लें तो जो अभिक्रिया का वेग होगा वही उसके वेग स्थिरांक के बराबर होगा। अब एक दो चीजें और थोड़ा सा बता देते हैं, फिर आज इस लेक्चर को एंड करते हैं। अब अगली बातें अगले लेक्चर में करेंगे। तो देखिए क्या होता है, जैसे अब आगे हम पढ़ने वाले हैं कि वेग को प्रभावित करने वाले कारक। किसको, वेग को। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई एक प्रश्नाली है, उसमें हमने पहले अभिकारक डाला, फिर उसमें हम कोई रिएक्टेंट डाल रहे हैं, दूसरा कोई, तो उसके बाद वो उत्पाद बनाएगा। तो मतलब उसकी जो गति होगी अभिक्रिया की, कितनी तेज हो रही है, कितनी धीमे हो रही है, तो इस प्रकार से कि मतलब कौन कौन से कारक उसको प्रभावित कर सकते हैं। तो सबसे पहला कारक होता है ताप। और ताप की बात करें, जैसे मान लीजिए प्रश्नाली हमने नीचे से ज्यादा गर्म कर दिया तो क्या होगा, अभिक्रिया बहुत तेज से होगी। क्यों होगी, क्योंकि उसके अंदर जो मॉलिक्यूल है वो तेज से कोलिजन करेंगे, तेज से टक्कर करेंगे, तो क्या उत्पाद की संख्या भी बढ़ जाएगी, उससे क्या है अभिक्रिया तेजी से होने लगेगी। तो ताप पर बहुत कुछ डिपेंड करता है, सांद्रता पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। क्योंकि जैसे हम बात करें कि जैसे हमने A ज्यादा मात्रा में लिया, B ज्यादा मात्रा में लिया, तो स्वाभाविक सी बात है कि C भी ज्यादा मात्रा में मिलेगा। क्योंकि एक सीधी सी बात है कि हम अगर किसी भी चीज में मेहनत करेंगे तो उसका जो आउटकम निकलेगा, फल निकलेगा, वो भी एक लाभदायक होगा। तो उसी प्रकार ताप है, सांद्रता है, दाब है, ये सब हमारे वेग को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। ठीक है। और अगर बात करें वेग स्थिरांक की, तो वेग स्थिरांक के बारे में लिख लीजिए कि वेग स्थिरांक ताप बढ़ने पर हमेशा बढ़ता है, ताप बढ़ने पर सदैव बढ़ता है। तो आज हम अपने लेक्चर की बात यहीं पर एंड करते हैं। अगला लेक्चर हमारा कल आएगा, आप उसको देख लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, टॉपिक समझ में आ रहा है, तो अपने दोस्तों को भी हमारा चैनल रिकमेंड करें, वो भी देखें। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।